जय हिंद दोस्तों। तो इसमें कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस रह गए थे हमारे चैप्टर में विच वी वर डीलिंग, दैट इज़ द इकोलॉजी। सो ये बहुत ही छोटा चैप्टर रहेगा बिकॉज 20-22 क्वेश्चन ही हैं इसमें, और इनको हम देख लेते हैं तो हमारा ये सेकेंड चैप्टर भी इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। हु ऑफ द फॉलोइंग यूज द टर्म डीप इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम? डीप इकोलॉजी, देखिए इकोलॉजी वर्ड यूज़ किया था अर्नस्ट हीकल ने, डीप इकोलॉजी वर्ड यूज़ किया था आर्ने नेस ने 1972 में। ठीक है, इसमें हाई लेवल क्वेश्चन क्या, आई डोंट अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट द क्वेश्चंस। देखिए आप खुद ही देखिए, इससे ज़्यादा हाई लेवल तो उधर ही थे कुछ कुछ। एनीवेज, तो डीप इकोलॉजी वर्ड आर्ने नेस ने एक नॉर्वेजियन फिलोसफर थे ये, जिन्होंने डीप इकोलॉजी वर्ड 1972 में कॉइन किया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल निश वॉज इनिशिएटेड बाय, इकोलॉजिकल निश का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था ग्रिनेल ने। Joseph Grinnell referred the environmental or ecological niche as the ultimate distributional unit of species and subspecies. The measurement unit of ecological footprint is, ecological footprint को किससे measure किया जाता है? तो global hectare से. Ecological footprint is a measure of human demand on the Earth's ecosystem. It is a standardized measure of demand for natural resource that may be compared with the planet's ecological capacity to regenerate. It can be defined as the biologically productive area required to provide for everything people need to sustain their life. It includes fruits, vegetables, food, wood, fibers, fossil fuels, एंड ऑल्सो द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी यूनिट होती है ग्लोबल हेक्टेयर्स। तो आप याद रखिए, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को नापने की जो यूनिट है उसको ग्लोबल हेक्टेयर बोलते हैं। मिनिमम एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सस्टेन द लाइफ ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड हिज। तो मिनिमम एरिया जो उसको अपनी सस्टेन करने के लिए चाहिए होता है वो होता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। Which of the following statement best describes the term social cost of carbon? So it is a measure in monetary value of the social cost of carbon। क्या है? तो ये है the long term damage done by a ton of CO2 emission in a given year। ये social cost है। ठीक है, क्या cost ले रहा है वो? मॉनेटरी वैल्यू में इसको, जैसे अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन की बात हो रही थी, पुणे में जो प्लांट लग रहा है, तो ये क्या है? ये एक टन CO2 एमिशन जो कर रहा है, लॉन्ग टर्म डैमेज जो इसके द्वारा हो रहा है, वो सोशल कॉस्ट में आता है कि भाई हमें पता नहीं चल रहा है बट इट इज़ वी आर पेइंग द कॉस्ट। ऑलराइट, so social cost of carbon ScCO2 is a measure in monetary value of the long term damage done by a ton of carbon dioxide emission in a given year. EPA and other federal agencies use estimates of the social cost of carbon to evaluate the climate impact of the rule making. Next is read the list of ecological concerns and the year in which acts were executed in India. Wildlife Protection Act 1972 में आया था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, देखिए ये जो है दिस केम इन 2006, राइट, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट तो 1980 में आया था, तो कुछ तो इसमें गलती है, लेट्स सी। हाँ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट देखिए 1980 में आया है, और बाकी ये दो मैच हो रहे हैं, बाकी नहीं हो रहे, इसीलिए शायद इसका आंसर स्टार दिया गया है। एनीवेज, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब्स द 4 मेजर कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज: प्रोविजनिंग, सपोर्टिंग, रेगुलेटिंग, प्रिजर्विंग एंड कल्चरल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टिंग सर्विस? तो मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट में ये सारी चीज़ें दी गई थी, प्रोविजनिंग, सपोर्टिंग, रेगुलेटिंग। ये पूछा है सपोर्टिंग सर्विस कौन सी है इसमें से? प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट एंड डिसीज, न्यूट्रिएंट साइकिल एंड क्रॉप पॉलिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डाइवर्सिटी। तो देखिए इनमें से जो सपोर्टिंग सर्विस है, अच्छा क्वेश्चन है ये, जो सपोर्टिंग सर्विस है वो है न्यूट्रिएंट साइकिल एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 के हिसाब से मिलेनियल असेसमेंट डिस्क्राइब द फॉलोइंग 5 मेजर कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम: प्रोविजनिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज, सपोर्टिंग सर्विसेज, कल्चरल एंड प्रिजर्विंग। 5 सर्विसेज उन्होंने बताई हैं। सपोर्टिंग सर्विसेज वो होती हैं जो दैट आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल अदर इकोसिस्टम सर्विसेज। ये डिफर करती हैं फ्रॉम प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग एंड कल्चरल इन दैट देयर इम्पैक्ट ऑन पीपल आर ईदर इनडायरेक्ट और अकर एट अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो जो प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग और कल्चरल सर्विसेज हैं वो ईदर इनडायरेक्टली सपोर्ट करती हैं या फिर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉइल फॉर्मेशन, रिटेंशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, क्रॉप पॉलिनेशन, वाटर साइक्लिंग एट्सेट्रा।
Production of food and water is considered under provisioning services, while control of climate and disease, पानी और खाना ये provisioning में आ गया, provision आ गया. Then control of climate और disease ये regulation में आ गया, regulate कर रहे हो आप. Then maintenance of diversity ये maintain करना मतलब preserve कर रहे हो. ठीक है. Which of the following is the correct sequence of food chain? Diatoms, crustaceans और herrings. तो यही इसका सही क्रम है. Diatoms, then crustaceans feed on them, then herrings. Which of the following is true about bionomics? It means management of life. It is synonymous with ecology. Bionomics की बात कर रहे हैं हम. Management of life synonymous with ecology. It stresses the value of natural system which influence human system. So बायोनॉमिक्स को अगर हम देखें तो मैनेजमेंट ऑफ लाइफ नहीं है. बायोनॉमिक्स मतलब बायो मतलब लाइफ, नोमोस सॉरी नॉट मोमोस, नोमोस मीन्स लॉ. So it is the comprehensive study of an organism and its relation to its environment. And another way of expressing this word is the term currently referred to as ecology. It stresses the value of natural system जो कि influence करता है human system को, और ये management of life से related नहीं है. Which of the following shows a density gradient of water system? Density gradient क्या show करता है? Which of the following shows a density gradient of water system? Ecocline, halocline, thermocline. देखिए pycnocline, I think इसको क्या पढ़ते हैं. So it indicates a density gradient of any water system. Halocline तो दिखाएगा आपका salinity gradient. Thermocline में temperature आ जाता है. ठीक है. With respect to the depth of the water. In the context of ecosystem productivity, marine upwelling zones are important as they increase the marine productivity. तो जो upwelling zones हैं वो productivity increase करती हैं. कैसे करती हैं? By bringing the decomposer microorganism to the surface. नहीं, nutrients to the surface. बिल्कुल सही है. Nutrients लेके आती है, इसीलिए productivity जो है marine की वो बढ़ती है. ठीक है. अपवेलिंग मतलब बाहर से अंदर कुछ फेंक रही हैं, अपवेल कर रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट्स लेके आते हैं सरफेस पे. बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स टू द सरफेस नहीं. बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म सरफेस पे लाएंगे तो मर जाएंगे ना, उनके लिए वही जगह सही है. सो न्यूट्रिएंट्स को लेके आ रहे हैं ये. Winds blowing across the ocean surface push away the water. When water then rises up from beneath the surface to replace the water that was pushed away. The process is called upwelling. Water that rises to the surface as a result of upwelling, ये typically colder होता है और it is nutrient rich. These nutrients fertilize surface waters, meaning that these surface waters often have high biological productivity. Therefore, good fishing grounds are found where upwelling is common. Concerning eco-sensitive zones, which of the following statement is or are correct? So eco-sensitive zone क्या होते हैं? They are areas that are declared under the Wildlife Protection Act 1972. देखिए इको सेंसिटिव जोन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आते हैं. द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन इज़ टू प्रोहिबिट ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. ये ना थोड़े सेंसिटिव वर्ड्स होते हैं, इनको जब भी आए तो ध्यान दीजिएगा, तो थोड़ा अलार्मिंग हो जाए, अलार्म सिचुएशन में आ जाए कि भाई जब एक्सट्रीम वर्ड्स यूज़ किए जाएँ तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा. इन द जोन्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चर. तो देखिए पहली चीज़ तो ये कि इको सेंसिटिव जोन्स जो होते हैं वो आपके इको एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में आते हैं, तो ये गलत हो जाएगा. प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? टूरिज्म एक्टिविटीज़, जैसे कि फ्लाइंग ओवर द प्रोटेक्टेड एरिया इन एन एयरक्राफ्ट और हॉट एयर बलून, डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट्स, सॉलिड वेस्ट इन नेचुरल वाटर बॉडीज़ और टेरेस्ट्रियल बॉडीज़. रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ में क्या, ये तो प्रोहिबिटेड है, ये आप नहीं कर सकते. रेगुलेटेड में क्या है कि फेलिंग ऑफ ट्रीज़ कर सकते हो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट पर जिसकी परमिशन आपको मिल रही है. होटल्स, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट्स बनाना, कमर्शियल यूज़ ऑफ नेचुरल वाटर, इरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स, ड्रास्टिक चेंज ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम, एडॉप्शन ऑफ हैवी टेक्नोलॉजी, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, वाइडनिंग ऑफ रोड्स, इन सब के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी. रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, ये कर सकते हैं बट बहुत ही लिमिटेड स्फीयर में. परमिटेड एक्टिविटीज़ क्या है कि जो ऑनगोइंग एग्रीकल्चर चल रहा है, हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस चल रही हैं लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा, वो चलती रहेंगी. रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर है तो वो चलता रहेगा, बिकॉज ये सस्टेनेबल की तरफ जा रहे हैं. ऑर्गेनिक फार्मिंग चलेगी, एडॉप्शन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये सब वहाँ पे प्रोहिबिटेड नहीं है. और इसमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, बाकी सब एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड हैं, तो ऐसा नहीं है. Given below are the two statements. One is labeled as assertion and the reason. तो assertion क्या है? Various components in an ecosystem are not
इंटरडिपेंडेंट रीज़न ये है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटर, देखिए सारे ही कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट इंटरडिपेंडेंट है. ठीक है, ये बोल रहे हैं वेरियस कंपोनेंट्स आर नॉट डिपेंडेंट. आई विल से दैट मोस्ट ऑफ द, इनफैक्ट ऑल ऑफ देम आर इंटरडिपेंडेंट. ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव द इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट. बिल्कुल है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इम्पैक्ट नहीं होगा तो हम क्लाइमेट चेंज की बात क्यों करते हैं. हम क्यों बोलते हैं कि ना जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं कहीं ना कहीं कर्ब होनी चाहिए. सो वो तो है ही. सो ऑल ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम डिपेंड ऑन ईच अदर. इफ द पॉपुलेशन ऑफ द वन ऑर्गेनिज्म राइजेज और फॉल्स, इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है. ऐसा नहीं है कि अगर बटरफ्लाइज या मधुमक्खियाँ मर रही हैं तो उसका आप पे इफेक्ट नहीं होगा. सबसे पहले एनवायरमेंटल इंडिकेशन देते हैं. सो इफ द फॉक्सेज इन द फूड चेन अबव द रेस्ट, इफ द फॉक्सेज इन द फूड चेन अबव वर किल्ड, द पॉपुलेशन ऑफ रैबिट्स इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि कोई प्रे नहीं है उनको खाने के लिए. Human impact on physical environment in many ways: overpopulation, pollution, burning fossil fuel, deforestation, changes like they have triggered climate change, soil erosion, poor quality air quality, undrinkable water. तो ये सब तो ह्यूमन, आज तो हम सफ़र कर रहे हैं वो तो सब ह्यूमन इंड्यूस्ड ही ऑलमोस्ट. ठीक है, और जो नेचुरली हो भी रहा है लाइक वाइल्ड फायर्स हो रही हैं वो भी कहीं ना कहीं ह्यूमन इंड्यूस्ड ही है ना, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली. ठीक, तो ह्यूमन का बहुत बड़ा रोल है. अब in the grassland, trees do not replace the grasses as a part of ecological succession because of water limits and fires. So ecological succession जो होती है gradual process होती है जिससे कि ecosystem change and develop over time. In grassland trees they have already been cleared away due to fires in the past. So in grassland में क्या होता है कि trees तो पहले ही काट दिए गए हैं fires की वजह से, which also changes the ground composition. Now without the trees to hold them, water washes away. अब पेड़ तो है नहीं जो पानी को रोक के रख सकते हैं, तो पानी क्या होता है, पानी बह जाता है. मोस्ट ऑफ द सॉइल एंड अंडरलाइंग ग्राउंड बिकम पाइनियर पॉपुलेशन विच इज़ देन रिप्लेस्ड बाय ग्रासेस. द ग्रासेस हाउएवर absorbs most of the water because it reaches to the roots of the shrubs. Thus ecological succession does not occur beyond the grass. द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन ये पहली बार यूज़ किया गया था बेनेट के द्वारा. इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, ठीक है, इसकी आप लिस्ट 4-5 नाम है, 6 नाम है इन जो चैप्टर्स में आए हैं, आप एक लिस्ट बना के इसकी भी रख लो. सो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन वो पहली बार यूज़ किया गया था बेनेट के द्वारा. इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडेप्टेशन. इकोलॉजिकल ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द नेचुरल वर्ल्ड, जो कि वेस्टर्न रिनासा में बढ़ा था बट सिंस कैरेक्टराइज एवरी सिविलाइजेशन एंड नेशन. Ecologically speaking, the transition is expressed in the growing incorporation of nature into culture and by breakdown of local self-sufficiency, the ability of the local group to satisfy its need with existing resources in a particular geographical range. Alright, next देखते हैं the entire sequence of communities that successively change in a particular area. एंटायर सीक्वेंस जो होता है जो कि सक्सेसिवली चेंज होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेरी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फेजेस ऑफ बायोटिक सक्सेशन. करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहे हैं. न्यूडेशन, बायोटिक सक्सेशन के जो फेजेस होते हैं इसका करेक्ट सीक्वेंस, न्यूडेशन, माइग्रेशन, एक्सिस, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन. ओके, यहाँ लग रहा है कि नहीं ये हाई लेवल क्वेश्चन है थोड़ा सा. ठीक है, कि अगर आप को इकोलॉजी की नॉलेज नहीं है ज़्यादा तो ये थोड़े वर्ड्स आपके लिए हाई लेवल हो सकते हैं, जैसे कि एलिमेंट स्टडी डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट एंड गेव अ जनरली एग्रीड अपॉन डेफिनेशन इन 1916. तो एफ एलिमेंट जो थे उन्होंने दिया था. अकॉर्डिंग टू हिम बायोटिक सक्सेशन एक नेचुरल प्रोसेस है और डिस्प्लेसमेंट का वन पर्टिकुलर कम्युनिटी बाय अनदर इन अ पर्टिकुलर एरिया. अ साइंटिस्ट नेम्ड ओडम, इन्होंने डिस्क्राइब किया था इसको इट इज़ अ सीक्वेंस प्रोसेस. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बायोटिक सक्सेशन इज न्यूडेशन, माइग्रेशन, एक्सिस, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन. आई थिंक एक्सिस या एसएसएस ही बोलते होंगे इसको. न्यूडेशन क्या है, न्यूडेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ बेयर साइट अनइनहैबिटेटेड बाय एनी ऑर्गेनिज्म. तो ये एक तरीके का न्यूड मतलब कि बेयर साइट का डेवलपमेंट है जिसमें कोई भी नहीं रह रहा है. द प्रोसेस इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंसेस. ये जो फैक्टर्स होते हैं ये आइदर टोपोग्राफिक हो सकते हैं, सॉइल इरोजन, विंड एक्शन, क्लाइमेटिक भी हो सकते हैं या बायोटिक भी हो सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी हो सकते हैं. देन द सेकंड इज इन्वेजन और माइग्रेशन. द प्रोसेस ऑफ इन्वेजन और माइग्रेशन ये हेल्प करते हैं द अराइवल ऑफ सीड्स, स्पोर्स, कहीं से माइग्रेट होकर कहीं आ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव प्रोपेगल्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पीशीज़. इन्वेजिव स्पीशीज़ आर नॉन नेटिव ऑर्गेनिजम्स जो कि स्प्रेड होते हैं वाइडली किसी भी कम्युनिटी में. हाई रिप्रोडक्टिव रेट्स एंड बेटर डिस्पर्सल मैकेनिज्म्स.
एकेसिस क्या है, ये ट्रू, दिस इज द इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी, ये इनिशियल, ओके, इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी को बोलते हैं. दिस इज डिपेंडेंट ऑन द सॉइल स्ट्रक्चर. तो स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोलोनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे कोलोनाइजेशन हो रहा है प्लांट स्पीशी का. इस स्टेज में जो अर्ली कोलोनाइजिंग स्पीशी होती है, इट प्रोलिफरेट एबंडेंटली. जो पहली जो स्पीशी आएगी वो प्रोलिफरेट करेगी. कैसे? जर्मिनेशन के थ्रू, फिर उसकी ग्रोथ होगी, रिप्रोडक्शन होगा, उसको सॉइल पर्टिकुलर उसकी वैरायटी की मिल गई है. इट इज़ ड्यू टू एलोजेनिक मैकेनिज्म एलोन. दिस इज़ द स्टेज जहाँ पे पाइनियर स्पीशीज सर्वाइव करती हैं डिस्पर्सल मैकेनिज्म को. फिर आता है रिएक्शन. एनवायरमेंटल कंडीशंस मॉडिफाई होती हैं अब बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द स्पीशीज़ जो कि उस हैबिटेट को ऑक्यूपाई करें. लेट से वहाँ पे कोई प्लांट कम्युनिटी हुई, अब फ़र्ज़ कीजिए वहाँ पे यूकेलिप्टस उग गया, तो वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशन सब चेंज हुई, पानी वहाँ ख़त्म होने लगा. सो ये जो चेंजेस होते हैं ये सब्सिक्वेंटली ट्रिगर करते हैं अब डिस्प्लेसमेंट को या रिप्लेसमेंट को ऑफ स्पीशीज़ बाय अनदर. नेक्स्ट इज स्टेबलाइजेशन. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द क्लाइमेक्स कम्युनिटी गेट स्टेब्लिश्ड. अब क्लाइमेक्स कम्युनिटी की बात आ रही है, यहाँ पे स्टेब्लिश हो जाएगी. क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है वो मैच्योर होगी, सेल्फ सस्टेनिंग होगी, स्टेबल होगी, और फाइनल स्टेज होगा ये सक्सेशन का. फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस जो होती हैं वो ऑल्टर्ड होती हैं एंड स्टेबलाइज टू सच लेवल कि अब वो सपोर्ट करती हैं पूरी कम्युनिटी को. क्लाइमेक्स कम्युनिटी बेस्ट अडेप्टेड होती हैं उस रीजन के लिए, एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर इज़ लाइकली टू कंटिन्यू अंटिल फर्दर डिस्टर्बेंस स्टेप्स इन. तो याद रखिएगा, पहला हो गया न्यूडेशन, मतलब एक खाली मैदान आपको मिल गया. उस खाली मैदान पे कोई बाहर से आ रहा है, इन्वेड कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है. माइग्रेट करने के बाद एक कॉलोनी इस्टेब्लिश हो रही है. कॉलोनी इस्टेब्लिश होने के बाद अब जो प्राइमरी जो कॉलोनी इस्टेब्लिश हुई है उसकी वजह से कुछ चेंजेस आएंगे, तो वो रिएक्शनरी होगी और फिर एडेप्टेशन का मेथड शुरू होगा, और फाइनली जो स्टेबलाइज हो जाएगी जब क्लाइमेक्स कम्युनिटी आके वहाँ पे बस. और ये 10-12 दिन का, महीने भर का काम नहीं है, टेक्स अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, फिर स्टेबलाइज होगी और एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी आएगी जिसमें सारे एडेप्टेशन के गुण होंगे और वो स्टेबलाइज हो जाएगी. तो ये जो है आपका इसका करेक्ट क्रोनोलॉजी है, करेक्ट क्रम है इसका. ठीक है. Which one of the following is the correct order of the biological organization ranging from organism to biosphere? Organism to biosphere. Population, ecosystem, community, landscape. Landscape, community, ecosystem, population. Population, फिर population से community बनेगी, community से ecosystem बनेगा, ecosystem से landscape बनेगा. तो ये सही है. So population is a group of individuals within the same species, within the same area, and that are capable of reproducing with one another. Community is defined as the population of two or more species within the same geographical area and within the same time period. Ecosystem is a community along with its abiotic or non-living components such as water and air. Biome एक large ecological area है with similar climatic condition. Biome can have multiple ecosystem in it. The biosphere includes all the living organism along with the spheres they interact, lithosphere, hydrosphere, atmosphere, etc. Several communities ये एक साथ मिलके इकोसिस्टम बनाते हैं एंड वन और मोर इकोसिस्टम जो है वो पाए जाते हैं इन अ फिक्स्ड टेरेन. ऑलराइट. Consider the following statements about ecosystem. The production at the autotroph level is said to be primary productivity. The production at the autotroph level जो है वो primary productivity बोली जाती है. The secondary productivity refers to the production at the heterotroph level. ठीक है. So द प्रोडक्शन एट द ऑटोट्रॉफ लेवल वो प्राइमरी प्रोडक्शन हो गया, सही है. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो हेटरोट्रॉफ लेवल पे होती है, जो उसको खा रहा है वो भी सही है. तो दोनों ही इसमें सही हो जाएंगे. ऑटोट्रॉफ जैसे कि ग्रीन प्लांट्स ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, हेटरोट्रॉफ जैसे कि हर्बीवोर्स ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इकोसिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी? ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है. मैंग्रोव्स, देन मैंग्रोव्स के बाद ग्रासलैंड, डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है. लेक्स एंड देन ओशियंस. तो करेक्ट सीक्वेंस जो है वो ये है. डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग 70% ऑफ द सर्फेस, द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन इज ओनली 55 बिलियन टन्स. तो ये डिक्रीजिंग है. सबसे बड़ा सबसे स्टेबल तो ओशन ही है, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी कम है. ठीक. तो ये हमारा ख़त्म होते हैं हाई लेवल क्वेश्चंस भी इकोलॉजी के, और इसी के साथ सेकेंड चैप्टर ख़त्म होता है. नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द बायोडाइवर्सिटी. ऑलराइट. ओके, सो टिल देन what you have to do, you have to keep revising, keep studying. Jai Hind, Jai Bharat.